हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, इस चैनल का मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। तो चलिए सबसे पहले आज के दिन वेन्यू पाइप पे नज़र डालें। तो वेन्यू पाइप आज के दिन ऑलमोस्ट 10% तक की तेज़ी को अचीव किया था और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 850 रुपये पे देखने को मिली है। अगर इसका 52 वीक हाई और आज का हाई देखें तो दोनों ही सेम देखने को मिलता है। इट्स मीन्स आज ही के दिन इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई लगाया है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी अपडेट मिलती है वो है आज आशीष कचौड़िया सर। आशीष कचौड़िया सर ने वेन्यू पाइप के लगभग 4 लाख शेयर बाई किए हैं और उसी के बाद ही इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली जो फाइनली 52 वीक हाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी ही है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी। और मैक्स की चार्ट देखें तो मैक्स में ये देखने को मिलता है कि 27 मई 2022 से ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई है और उस टाइम से अभी तक एक डिसेंट सा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है जो कि 155% का है। अब बात करते हैं, क्या आशीष कचौड़िया सर ने इस कंपनी को खरीदी है तो क्या हम लोग भी इस कंपनी को खरीद ले क्या? तो इसका वाजिब सा आंसर है कि मैं ना में ही दूंगा, क्योंकि हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स का एक अलग ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। हम लोग एक बड़े बड़े इन्वेस्टर के रिस्क टेकिंग एबिलिटी से कंपेयर खुद को नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस कंपनी को बाई करना है तो खुद के बेसिस पे इस कंपनी को प्रॉपर रिसर्च करें और इसमें एक पोटेंशियल खोजने की कोशिश करें, बल्कि ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी ने बाई किया तो चलो हम भी बाई कर लेते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इससे बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यही सभी वजह है जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 99% लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप इस कंपनी को प्रॉपर जानते हैं और समझते हैं तो तभी इस कंपनी में आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग को ये बिल्कुल पता नहीं है कि आशीष कचौड़िया सर ने इस कंपनी में ऐसा क्या देखा जिसके लिए उन्होंने इस कंपनी को बाई किया है। आज के दिन रिलैक्सो में लगभग 0.3% की गिरावट देखने को मिलती है और वहीं पर 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में 27% और 5 सालों में 133% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और जब टॉप से कैलकुलेट करें, टॉप से ऑलमोस्ट 45% की गिरावट इस कंपनी में हो चुकी है। इस कंपनी के गिरावट की वजह इसके खुद का रिजल्ट है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि पिछले ईयर लगभग 70 करोड़ का प्रॉफिट था और इस ईयर की बात करें तो 30 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। और शॉर्ट टर्म में देखें तो आप लोग देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो इसी वजह से इस कंपनी में धुलाई हो रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि इस कंपनी में इतनी ज़्यादा धुलाई हो रही है तो प्रोमोटर्स का क्या एक्शन है? क्या प्रोमोटर्स छोड़ के इस कंपनी को भाग तो नहीं रहे हैं? तो इसके लिए चलिए हम लोग प्रोमोटर्स ग्रुप की तरफ नज़र डालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी बाइंग और ज़्यादा बढ़ाई है और FII ने अपनी बाइंग्स को घटाई है, DIA ने अपनी बाइंग्स को बढ़ाई और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के हाथों से भी माल छीना गया है। तो प्रमोटर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसे हालात में प्रोमोटर्स कंपनी के साथ खड़े हैं या फिर और ज़्यादा ही अपनी स्टॉक्स को बाइंग करें तो एक पॉजिटिव रुझान कंपनी में बनती है। और इसी के साथ अगर इसका विपरीत हो, यानी कि अगर रिजल्ट भी ख़राब आ रहे हैं और प्रोमोटर्स भी भाग रहे तो मार्केट में उस कंपनी के लिए एक नेगेटिव सी रुझान देखने को मिलती है। तो प्रोमोटर्स को इस अपनी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है और बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि ये कंपनी भी क्रूड ऑयल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा महंगा होने लगेगा तो ये कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा धुलाई की सामना देखने को मिलती है। तो फाइनली प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक को इंक्रीज करके इन्वेस्टर्स का मनोबल को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। आज के दिन फाइन ऑर्गेनिक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिलती है। और अगर 6 महीनों की बात करें तो 6 महीने में 36% का नेगेटिव रिटर्न और 1 सालों में मात्र 4% का पॉजिटिव रिटर्न। और अगर ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करें तो ऑल टाइम हाई से लगभग 36% की गिरावट करेंट टाइम में देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, आप लोग बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन डिविज लैब में लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिलती है और 1 सालों में देखें तो 1 सालों में डिविज लैब लगभग 28% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और
5 सालों में 180% की पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और मैक्स की चार्ट देखें तो मैक्स की चार्ट ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये कंपनी बिल्कुल इन्वेस्टिंग के काबिल है। और इस तेज़ी के पीछे की दो मेन अपडेट देखने को मिलती है। पहला अपडेट है कि मार्च मंथ में डिविस लैब का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और दूसरा अपडेट है कोरोना। आपने हाल टाइम में ज़रूर सुना होगा टीवी न्यूज़ में कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये दो अपडेट्स की वजह से डिविस लैब में काफ़ी ज़्यादा आज पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। एक लार्ज कैप कंपनी के लिए 10% की तेज़ी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और इसी कोरोना न्यूज़ की वजह से मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 2% की तेज़ी, सिप्ला में 1.3% की तेज़ी, जाइडस में भी तेज़ी और लॉरस लैब में भी लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिल रही। तो इन सभी का मेन रीज़न है कोरोना केसेस का बढ़ना। आज के दिन KPIT में ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी देखने को मिली, और उसी के साथ KPIT आज के दिन 850 रुपये पे क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलता है। KPIT में मेनली लर्निंग ये है कि कल की वीडियोज़ में मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर KPIT में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं। फाइनली मैं इसे यही बताना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मार्केट को गिरने से तो बचा तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट को चढ़ाने की बारी आए तो फॉरेन इन्वेस्टर की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा था, जहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सेल किया था और फॉरेन इन्वेस्टर जब इसमें इंटर किए तो KPIT में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो चलिए मैं थोड़ी सी 6 महीने के चार्ट ओपन कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट के गिरावट में भी KPIT ने लगभग 27% का रिटर्न, और 1 सालों में बात करें तो 1 सालों में 48% का रिटर्न। और आप लोगों को याद हो तो इस पीरियड में मार्केट में कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, जब KPIT ने लगभग 48% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और यही होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की पावर। और थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वीडियो में रिलैक्सो का डिस्कशन किया था, तो चलिए मैं रिलैक्सो पे वापस से आता हूँ। आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दो। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने होल्डिंग्स को बेचा, तो आप लोग देख सकते हैं कि रिलैक्सो में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहीं पर DIA ने इसे बाइंग किया, फिर भी स्टॉक में रैली देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे आते हैं तो वो स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ने लगता है। और इसी तरह मैं मार्केट में मल्टीपल डॉट्स को कनेक्ट करके रिटेल इन्वेस्टर को सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के हाथों और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें। आज के दिन बर्जर पेंट में 1.37% की तेज़ी देखने को मिलती है, और 6 महीनों की बात करें तो 6 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न, और 1 सालों में 20% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों को देखें तो 5 सालों में 113% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और टॉप से अगर कैलकुलेट हम लोग करें तो टॉप से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लगभग 32-33% की गिरावट देखने को मिलती है। हम लोग बर्जर पेंट के प्रमोटर्स की तरफ आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बर्जर पेंट के प्रमोटर्स ने कैसे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ की है, जहां पर मार्च में 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास थी, और करंट टाइम में बोले तो करंट टाइम में होल्डिंग 75% की देखने को मिलती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइज़ ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास 74.99% था, और करंट में 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। और भारत में सेबी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में कोई भी कंपनी हो वो 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकती। तो मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने कंपनी का 0.1% भी बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे इतना ज़्यादा बिलीव है कि वो 0.1% भी पब्लिक के हाथों में नहीं देना पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को मैसेज भेजा है। बर्जर पेंट मात्र एक ऐसी कंपनी है जो एशियन पेंट को हेड टू हेड टक्कर देने की अपने अंदर पोटेंशियल रखता है।
अगर आप लोग बर्जर पेंट की पोजीशन दुनिया में जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड में बर्जर पेंट डेकोरेटिव पेंट्स के सेक्टर में लगभग 7th लार्जेस्ट कंपनी है। और एशिया में बात करें तो एशिया में 4th लार्जेस्ट कंपनी बर्जर पेंट देखने को मिलती है। एकमात्र बर्जर पेंट ही है जो एशियन पेंट के मार्केट शेयर को खाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर करंट टाइम में मार्केट कैप की बात करें तो करंट टाइम में मार्केट कैप में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात रही रिसेशन की, तो रिसेशन एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है और रिसेशन जैसी चीज़ें एक टेम्प्रोरी मूवमेंट होता है कंपनी या फिर किसी कंट्री के लिए, और इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे जैसे स्टॉक के रिसेशन की वजह से ये सब की एक्सटर्नल रीजन की वजह से पिटता है तो कंपनी की वैल्यूएशन नीचे गिरती है, और जैसे जैसे वैल्यूएशन नीचे गिरती है वो कंपनी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जाती है। आप लोग अगर वॉरेन बफेट सर की बात को याद रखो तो वॉरेन बफेट सर ने भी वैल्यूएशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हुए कहा था कि जिस कंपनी की अच्छी वैल्यूएशन देखने को मिलती है, मीन्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वैल्यूएशन कम देखने को मिलती है, तो उसी कंपनी में वॉरेन बफेट सर इन्वेस्टिंग करते हैं। और रिसेशन जैसी चीज़ों में यही वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।